दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट अपन ने कर रखे थे और आज ऐसी थ्योरी का टेस्ट हुआ है। ये उसी की आंसर की है जिसने भी एग्ज़ाम दिया है। मिलान कर लीजिए कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन जो गलत हुआ था उसका आंसर कैसे आया है। यदि आपने टेस्ट नहीं दिया तो इस कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें ऐसी थ्योरी के फंडामेंटल 50 MCQs है। यानी इसमें आरएलसी सर्किट और वो नहीं है, एक बार फंडामेंटल से संबंधित है। आरएलसी सर्किट और उनसे रिलेटेड भी 50 क्वेश्चन का अलग से वीडियो आएगा। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको जो लैंग्वेज समझ में आ रही है आप दोनों तरह से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। और ये अपना ऑनलाइन टेस्ट नंबर 10 है। डिटेल आंसर की यूट्यूब पर अपन डाल रहे हैं। दोस्तों ज़रूर लास्ट तक आप 50 क्वेश्चंस को देखिएगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सभी अच्छे क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक ज्या तरंग में ढलान स्थिर होती है। साथियों पूरी तरह से मैंने हिंदी साइड में फिर शुद्ध हिंदी और इंग्लिश साइड में शुद्ध इंग्लिश यूज करना शुरू कर दिया है, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ने से ही क्वेश्चन पेपर समझ में आएगा। इन ए साइन वेव द स्लोप इज़ कांस्टेंट, यानी साइन वेव का स्लोप कांस्टेंट कहाँ होता है। अब देखिए जिस भाई को साइन वेव बनाना आता है वो तो इजीली देख सकता है कि हम देख रहे हैं कहीं पर भी ढलान इसकी कांस्टेंट नहीं है। 0 से लेकर के 90 डिग्री तक हम देख रहे हैं लगातार बढ़ता जा रहा है। 90 से लेकर के 180 तक हम देख रहे हैं लगातार घटता जा रहा है। फिर 90 से 270 तक हम देख रहे हैं फिर बढ़ने लग गया। फिर किसी भी जगह पर कांस्टेंट नहीं था। क्वेश्चन का आंसर करेंगे डी, कहीं भी नहीं, नो वेयर। ढलान कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं होता है, लगातार परिवर्तित होता रहता है और इसी को हम इंस्टॉलेशन वैल्यू यानी तात्कालिक मान कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक ज्या तरंग की कोणीय आवृत्ति 50 रेडियन प्रति सेकंड है। इसमें संयोजित चौक का प्रेरित्व 20 हेनरी है। इसके प्रतिघात की गणना कीजिए। दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 रेडियन प्रति सेकंड है और चौक का इंडक्टेंस 20 हेनरी है। और हमें इसका रिएक्टेंस, देखो चौक का रिएक्टेंस XL होता है, ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 2πfl। अब हमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से दर्शाते हैं जो 2πf के बराबर होता है। यानी हम ओमेगा इंटू इंडक्टेंस करते तो आंसर अपना आता। ओमेगा है 50, इंडक्टेंस है 20, उत्तर आएगा 1000 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस ओम में होता है तो हम इसका आंसर करेंगे बी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, RMS मान की गणना कैसे की जाती है। हाउ टू फाइंड RMS वैल्यू। RMS वैल्यू हम फाइंड करते कैसे। देखो इसका पूरा नाम होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी जो इंस्टेंट मान होते हैं, तात्कालिक मान जो होते हैं, तो इनके लिए अगर आपने इसका फॉर्मूला भी देखा होगा, मान लीजिए धारा के लिए हम लेते हैं तो I1 I2 I3 ऐसे इसमें हमेशा अनंत मान होते हैं। तो इन सब का पहले हम वर्ग करते हैं, फिर इन सभी वर्गों का हम औसत करते हैं और इसके बाद में इन सब का वर्गमूल यानी रूट कर दिया जाता है। क्वेश्चन का आंसर करेंगे ए कि सबसे पहले सभी तात्कालिक मानों का वर्ग, फिर उनका एवरेज और फिर वर्गमूल यानी उनका स्क्वायर रूट कर दिया जाता है। ए ऑप्शन रहेगा, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा था, बाकी इंग्लिश में नहीं लिख पाई, केवल हिंदी में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि V बराबर 10 कोस ओमेगा टी और I बराबर 10 साइन ओमेगा टी है। दोनों राशियों में फेज अंतर कितना है। दोस्तों साइन और कोस लिखा है, देखिए ओमेगा टी के साथ में फेज अंतर दिया हुआ होता है। जब अगर दोनों साइन में वैल्यू होती तो फेज अंतर होता 0 डिग्री। दोनों कोस की वैल्यू होती तब भी फेज अंतर होता 0 डिग्री। लेकिन साइन और कोस में हम सब जानते हैं कि जब साइन का मान बढ़ता है तो कोस का घटता है और कोस का बढ़ता है तो साइन का घटता है, यानी अपोजिट। तो एक साइन के सापेक्ष चल रही है, दूसरी कोस के सापेक्ष चल रही है, तो डिफरेंस इनमें 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का अंतर होगा।
क्वेश्चन का आंसर हमें बी करना है 90 डिग्री। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एसी वोल्टेज से जुड़े एक शुद्ध संधारित्र में 50 वाट की शक्ति खपत होती है, ये किसके कारण होती है? ए प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी वोल्टेज कंज्यूम्ड 50 वाट। देखो शुद्ध कैपेसिटर है दोस्तों, शुद्ध कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज अंतर 90 डिग्री होता है। करंट वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करती है, आगे निकल जाती है। तो ऐसे परिपथों का पावर फैक्टर होता है 0। वास्तविक शक्ति की इकाई वाट होती है। शुद्ध कैपेसिटर में वास्तविक शक्ति का मान हमेशा 0 होता है। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट ही गलत है, ऐसा संभव है ही नहीं, तो डी ऑप्शन करेंगे, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट, ये कथन असत्य है, संभव ही नहीं है वास्तविक शक्ति। शुद्ध कैपेसिटर में वास्तविक शक्ति का मान सदैव 0 होता है, क्योंकि फेज अंतर 90 डिग्री और पावर फैक्टर 0 होता है। वास्तविक शक्ति के लिए VI cos phi का सूत्र लगाएंगे तो फिर उत्तर आएगा 0। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सीरीज में संयोजित 2 क्वाइल्स एक दूसरे के विरोधी स्वभाव का फ्लक्स उत्पन्न करती है, इनका टोटल इंडक्टेंस कितना होगा? दोस्तों आज मॉर्निंग में ही क्लास लगाई थी, इसकी तो न्यूमेरिकल्स करवाए थे। 4 फॉर्मूले बनते हैं, सीरीज में विरोधी स्वभाव, सीरीज में सहयोगी स्वभाव, समांतर में विरोधी स्वभाव, समांतर में सहयोगी स्वभाव। तो ये तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। जो विरोधी स्वभाव हो तो फॉर्मूला होता है L1 + L2 - 2 × म्यूचुअल इंडक्टेंस, और जब सहयोगी स्वभाव का हो तो ए ऑप्शन होगा, L1 + L2 + 2m। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किस तरंग में मध्य पद वर्गमान और मध्यमान बराबर होते हैं? यानी कौन सी वेव ऐसी है जिसमें RMS मान, RMS को मध्य पद वर्गमान बोलते हैं और मध्यमान बोलते हैं मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। RMS और औसत मान वर्गाकार वेव में बराबर होते हैं हमेशा, इसीलिए इसका फॉर्म फैक्टर भी इकाई होता है। स्क्वायर वेव में RMS मान, औसत मान सदैव बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पोलराइज्ड कैपेसिटर है, ध्रुवता किस में होती है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जिसमें ध्रुवता होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसका हमें ध्यान रखना होता है संयोजन करते समय। ए ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 200√2 वोल्ट आपूर्ति में प्रभावी मान की गणना कीजिए। प्रभावी मान कहते हैं RMS मान को। और देखिए हमें ये कहा गया है कि सप्लाई जो है वो 200√2 वोल्ट की है, तो दोस्तों याद रखना सप्लाई में दिया गया मान सदैव RMS मान ही होता है। यानी 200√2 वोल्ट सप्लाई में, ये 200√2 वोल्ट हमेशा RMS को ही रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमें कैसे पता लगा होगा, हमने वोल्ट मीटर से इसका मेजरमेंट लिया। एक वोल्ट मीटर द्वारा दर्शित मान, मापी द्वारा दर्शित मान सदैव RMS मान ही होता है, इसलिए इसके RMS की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम ये का यही आंसर आ जाएगा, 200√2 वोल्ट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि त्रिभुजाकार वेव में प्रभावी मान और शिखर मान या शिखर गुणांक का मान कितना होता है? तो इसमें RMS मान जो होता है त्रिभुजाकार वेव में वो 0.577 होता है, और शिखर गुणांक का मान जो है ये 1.732 होता है। यानी RMS जो है वो तो 1/7.32 और पीक फैक्टर सीधा 1.732, यानी √3 भी लिख सकते हैं हम इसको। अगर दूसरे तरीके से पेपर में ऑप्शन आता है तो क्या करना है, RMS मान तो होता है 1/√3 और पीक फैक्टर होता है सीधा सीधा √3। त्रिभुजाकार वेव, ट्राइएंगल वेव की बात कर रहा है, ए ऑप्शन करेंगे हम वहाँ पर। साइन वेव का नहीं पूछा। अगर यही क्वेश्चन साइन वेव के लिए होता तो अपना आंसर सी होता, 0.707 RMS मान, और शिखर जो गुणांक है वो 1.414, यानी 1/√2 और √2, पीक फैक्टर √2, प्रभावी मान 1/√2। तो दोनों का आपको याद रखना है। त्रिभुजाकार वेव के क्वेश्चन आजकल पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 एम्पियर की धारा पर एक कॉइल 25 जूल की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा ग्रहण करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इसका इंडक्टेंस मान कितना होगा? देखो कॉइल की एनर्जी E बराबर ½ Li² फॉर्मूला होता है। कितना होता है? ½ Li²। अब इस हाफ को आप 0.5 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। देखो एनर्जी है 25 जूल बराबर 1/2 यानी 0.5,
और इंडक्टेंस यानी L हमें ज्ञात करना है, और आई स्क्वायर, आई कितना है 10, तो 10 × 10 करेंगे तो कितना हो गया 100। करंट की वैल्यू 100 है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उत्तर कितना आएगा अपना, ये आएगा 50। L ज्ञात करेंगे तो 25/50 हो जाएगा, और 25/50 को हल करेंगे तो 0.5 हेनरी। आंसर रहेगा बी 0.5 हेनरी। अगला अपना क्वेश्चन है, शून्य और शिखर मान के बीच तात्कालिक मानों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे इजी भी है। हमसे सवाल ये पूछा गया है कि 0 से लेकर शिखर मान तक, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जब एक साइन वेव में मान जा रहा है तो यहाँ तात्कालिक मानों की संख्या कितनी होती होगी। तो इनके लिए कोई संख्या नहीं होती है, ये हमेशा अनंत होते हैं, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था, I1 I2 ऐसे डैश डैश डैश, और लास्ट में हमने क्या लिखा था, n। ऐसी कितनी भी संख्याएं हो सकती है, तो इनकी संख्या हमेशा अनंत होती है, क्योंकि तात्कालिक मान वो होते हैं जो हर क्षण लिए जाते हैं। प्रत्येक क्षण पर, प्रत्येक सेकंड पर, प्रत्येक क्षण ही कहेंगे, सेकंड नहीं कहेंगे, तत्काल लिया गया मान तात्कालिक मान है। तो बी ऑप्शन की ओर जाएंगे हम लोग, अनंत करेंगे। अगला अपना क्वेश्चन कि एक समीकरण है E बराबर 1.414 साइन 60 पाई टी, और इसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। दोस्तों ये समीकरण बहुत बार मैं करवा चुका हूँ। टी के पास लिखा गया मान हमेशा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर हमें कितना दिया है, 60 पाई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई एफ, यानी हमें क्या दिया है कि 2 पाई एफ जो है ये इक्वल है, बराबर है किसके, 60 पाई के। जब हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, 60 पाई को 2 पाई से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 30 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज इसका उत्तर कर देंगे अपने। अगला अपना क्वेश्चन है कि इंडक्टेंस क्या है, प्रेरकत्व क्या है। प्रेरकत्व हेनरी में मापा जाता है, और ये किसी कॉइल का विशेष गुण होता है जो धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे हम, अपोज ऑफ करंट वेरिएशन। इसी तरह से वोल्टेज परिवर्तनों का जो विरोध होता है वो कैपेसिटेंस कहलाता है। जब कुंडली धारा परिवर्तनों का विरोध करती है तो ये नियत मान का इंडक्टेंस हेनरी में हमें प्रस्तुत करती है, और इसी के फलस्वरूप इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब कैपेसिटर वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध करता है तो इसमें धारा प्रवाह होता है, यानी इंडक्टेंस धारा परिवर्तनों का विरोध, वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध कैपेसिटेंस। अगला अपना क्वेश्चन, कैपेसिटर की वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज दोनों बराबर हो गई, कैपेसिटर में धारा प्रवाह कितना होगा। दोस्तों कैपेसिटर में जो करंट प्रवाहित होती है वो dV/dt होती है, डिफरेंस इन वोल्टेज। जब दोनों वोल्टेज बराबर हो गई तो डिफरेंस कितना है, 0, तो धारा का मान भी कितना होगा, 0। कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी, यानी मीटर अपना रुक जाएगा, कैपेसिटर पूरी तरह आवेशित हो चुका है। कैपेसिटर की वोल्टेज जो होती है आवेश, वो आरोपित वोल्टेज के समानुपाती है। अब कैपेसिटर की वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर, मतलब पूरी तरह से वो चार्ज हो चुका है, वो खुद एक सोर्स बन गया है। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, फर्स्ट एक टाइम में एक कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है। तो समय नियतांक की परिभाषा यही होती है कि वो अपने अंतिम मान का 63.2% जब चार्ज हो जाता है तो यही उसका समय नियतांक कहलाता है। और यही समय नियतांक की परिभाषा इंडक्टर के लिए भी रहती है कि अपने अंतिम धारा की 63.2% करंट वो जब एक्वायर कर लेती है, अचीव कर लेती है, तो वह उसका समय नियतांक कहलाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, दो कॉइल्स के बीच में कपलिंग फैक्टर 0.5 से कम है, ये कुंडलियाँ परस्पर किस तरह से जुड़ी हुई है। दोस्तों ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 0.5 से कम है तो लूज कनेक्टेड है, 0.5 से अधिक है तो टाइट कनेक्टेड है, इकाई है तो प्रॉपर कनेक्टेड है, और 0 है तो वो मैग्नेटिकली आइसोलेटेड है, चुंबकीय रूप से वो पृथक है। तो अभी अपना आंसर ए रहेगा। 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, आपको चारों क्वेश्चन याद रखने हैं, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, V मैक्सिमम 14.14 साइन ओमेगा टी और I मैक्सिमम 10 साइन ओमेगा टी, परिपथ में वास्तविक शक्ति की गणना करो। देखो दोस्तों, दोनों समीकरण में साइन ओमेगा टी दिया है,
कहीं पर भी थीटा माइनस टी थीटा प्लस टी नहीं दिया, इसका मतलब करंट और वोल्टेज इन फेज है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, ऐसे परिपथ में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज अंतर 0 है, इसलिए पावर फैक्टर इकाई है। शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट ये हो सकता है, हम इसको मान सकते हैं, ऐसा परिपथ हमेशा इसी तरह का होता है। तो वास्तविक शक्ति के लिए अब आप ओनली V इंटू आई कर सकते हैं, कोस फाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पावर फैक्टर तो 1 है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी होगी कि V इंटू आई में ये वोल्टेज मैक्सिमम है, ये करंट मैक्सिमम है। हमें वोल्टेज और धारा का RMS मान चाहिए, ये काम हमें करना पड़ेगा और अलग से कुछ नहीं है। 14.14 का जब आप RMS मान कैलकुलेट करेंगे तो वो 10 वोल्ट आएगा। क्यों? 0.707 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। 10 एम्पियर धारा वाले का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 7.07 एम्पियर आएगा। अब V इंटू आई कर दो, उत्तर आ जाएगा। उत्तर आएगा 70.7 वाट। ध्यान इतना ही रखना है, इन दोनों को हमें क्या करना है, RMS निकालना है और फिर कैलकुलेशन करनी थी। जो ये दे रखे हैं ये तो शिखर मान दे रखा था, इनसे होता नहीं। तो उत्तर अपना क्या आएगा, C आएगा 70.7 वाट। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से किसका शक्ति कारक इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव यूनिटी पावर फैक्टर? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका इकाई पावर फैक्टर नहीं है? देखो, लोड ऑन डीसी पर किसी भी तरह का भार हो, हमेशा पावर फैक्टर इकाई होता है। रेजोनेंस सर्किट सीरीज हो या पैरेलल हो, हमेशा पावर फैक्टर इकाई होता है। इंडक्टर ऑन एसी पर एक कॉइल का, एक इंडक्टर का पावर फैक्टर कभी भी इकाई नहीं हो सकता। अगर वो शुद्ध है तो पावर फैक्टर 0 होगा, यदि वो शुद्ध नहीं है तो 0 से 1 के बीच में होगा, लेकिन लेगिंग पावर फैक्टर होगा। यानी इकाई कभी नहीं हो सकता। 0 हो सकता है इंडक्टर का पावर फैक्टर और पॉइंट्स में हो सकता है और लेगिंग होगा। अगला क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी और समय में क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। F बराबर 1 टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम होता है। तो बी ऑप्शन करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। रेसिप्रोकल भी लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में सक्रिय शक्ति खपत होगी जब परिपथ शुद्ध हो? यानी प्योर इंडक्टर, प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर अगर है तो एक्टिव पावर कंजप्शन केवल प्रतिरोध में ही होती है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ फेज अंतर 0 और पावर फैक्टर इकाई है। जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों जब शुद्ध होते हैं तो पावर फैक्टर 0 होता है, फेज अंतर 90 डिग्री होता है। इसलिए इंडक्टर कैपेसिटर जब शुद्ध हो तो कोई शक्ति खपत नहीं होती है। हमने ऊपर के क्वेश्चन में किया था, 50 वाट शक्ति जो खपत हो रही थी उसको कथन को हमने इनकोरेक्ट माना था, इसी वजह से ए ऑप्शन करेंगे, केवल रजिस्टर में होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी इकाई ओम नहीं है? प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, आर वाले की। इम्पीडेंस जेड की इकाई भी ओम है। रिएक्टेंस यानी एक्स, अब ये एक्स.सी हो या एक्स.एल हो तो इन चारों की इकाई ओम होती है। जबकि एडमिटेंस की इकाई माहो होती है या साइमन होती है, क्योंकि ये इम्पीडेंस का विलोम होती है, इम्पीडेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कैपेसिटर की भांति है? आंसर समझने से पहले आपको कैपेसिटर की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, कैपेसिटर के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन संरचना के बारे में पहले भी आ चुका है, तो ध्यान रखें। एक कैपेसिटर एक पेरा विद्युत से पृथक 2 चालक प्लेटों से निर्मित युक्ति होती है। यानी बीच में इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, साइड में 2 कंडक्टर होंगे, यानी किसी अचालक से पृथक 2 चालकों से निर्मित। तो देख लीजिए ऐसा कौन है। पहला ऑप्शन ये, ओवरहेड लाइन के 2 चालक तार, दोनों तारों में धारा चल रही है, दोनों चालक हो गए। उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कौन है? हवा, वायु है उनके बीच में, अपना एयर कैपेसिटर है ना, वायु कैपेसिटर। तो वो ओवरहेड लाइन के दोनों तार कैसे वर्क कर रहे हैं? कैपेसिटर की भांति कर रहे हैं। बाकी कोई ऑप्शन इनमें है नहीं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, समांतर क्रम में 2 संधारित्र की कुल धारिता कैसे ज्ञात की जाएगी? 2 कैपेसिटर है, पैरेलल में है, टोटल कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। समांतर क्रम में कैपेसिटी हमेशा जुड़ती है और C1 + C2 होती है। अब रेजिस्टर और इंडक्टर में ऐसा कब होता है? जब वो श्रेणी क्रम में हो।
यानी समांतर क्रम में कैपेसिटर की गणना ठीक उसी तरह से की जाती है जिस तरह से श्रेणी क्रम में इंडक्टर या श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हो। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का तो ऑप्शन नहीं दिया अपने को, श्रेणी क्रम इंडक्टर दे रखा है, ये कर देंगे ए ऑप्शन अपने, क्योंकि वहाँ श्रेणी क्रम में 2 इंडक्टर अगर होते तो क्या करते L1 + L2, यहाँ क्या किया अपन ने C1 + C2। आ सकता है छोटा क्वेश्चन, ध्यान रखें। अगला अपना क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारित है प्रतिघात 50 ओम, आवृत्ति बढ़ाकर 100 हर्ट्ज कर दी जाए तो प्रतिघात कितना होगा। यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर 50 ओम है, फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दिया यानी 100 हर्ट्ज कर दिया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसा होगा। साथियों याद रखना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जस्ट हाफ हो जाएगा, 25 ओम रह जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, डीसी पर इंडक्टर और कैपेसिटर का व्यवहार कैसा होता है। देखो इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है 0, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अनंत, यानी 1 प्रतिघात 0 1 अनंत। जिसका प्रतिरोध या प्रतिघात 0 एक तरह से शॉर्ट और जिसका प्रतिरोध या प्रतिघात अनंत वो एक तरह से ओपन। मीन्स इंडक्टर शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर ओपन सर्किट की भांति वर्क करता है। ओपन का मतलब कोई धारा नहीं चलेगी, इसीलिए कहते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक टू डीसी पास टू एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शुद्ध इंडक्टर में क्या होता है। तो दोस्तों शुद्ध इंडक्टर में धारा जो होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग यानी पीछे होती है, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री लीड कर गया। भाई बात तो एक ही है, धारा पीछे रह जाना, वोल्टेज आगे निकल जाना। तो क्वेश्चन का आंसर बी होगा, वोल्टेज जो है वो धारा से 90 डिग्री आगे निकल जाता है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे, पर ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं था। दो ऑप्शन बनते हैं, याद रखना। अगर होता शुद्ध कैपेसिटर तो फिर ए और सी दोनों सही थे, क्योंकि शुद्ध कैपेसिटर में धारा वोल्टेज से आगे होती है, इसलिए वोल्टेज धारा से पीछे, तो दोनों ऑप्शन। और डी जो है ये है शुद्ध रेजिस्टर में, करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, किसमें, शुद्ध रेजिस्टर में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक संधारित्र द्वारा एकत्रित आवेश Q और उसकी धारिता को C से यदि हम अंकित करें तो उसकी स्टोरेज एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। कैपेसिटर है, उसके द्वारा एकत्रित की गई ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा यानी स्थिर वैद्युतिक ऊर्जा कहलाती है, और इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है E बराबर हाफ CV², 1/2 CV²। अब इस तरह का फॉर्मूला तो हमें कहीं दिया नहीं, यानी फॉर्मूले में हम देखें तो V हमें नहीं दिया गया। तो आपको कैपेसिटर के लिए याद करना होगा कि वोल्टेज के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला था, और V बराबर होता है Q/C, यानी वोल्टेज के लिए फॉर्मूला था Q/C। तो हम इस V² की जगह Q/C की स्क्वायर रख सकते हैं, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा अपने सामने, फॉर्मूला बनेगा 1/2 इंटू C इंटू Q² यानी Q इंटू Q और बटे C² यानी C इंटू C। जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखो क्या बन रहा है, Q² इंटू बटे 2C। तो ये फॉर्मूला इसके लिए सही रहेगा, ऑप्शन ए ऑप्शन की ओर हम जाएंगे, Q²/2C। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक प्रेरित्र पर ज्यातरंग वोल्टता आरोपित की गई, यानी एक इंडक्टर को साइन वेव वोल्टेज से संयोजित किया गया या सप्लाई दी गई। यदि वोल्टेज की आवृत्ति बढ़ती है तो प्रेरित्र की धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंडक्टर साइन वेव AC से जुड़ा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इंडक्टर की धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इंडक्टर की धारा का प्रभाव पड़ेगा इंडक्टर के रिएक्टेंस से, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर बढ़ेगा तो धारा उसकी घटेगी। बी ऑप्शन होगा, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज इंक्रीज देन करंट ऑफ इंडक्टर डिक्रीज,
यानी धारा उस समय घट जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 20 ओम के प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का शिखर मान यानी पीक वैल्यू 10 एम्पियर है। इसका पावर कंजप्शन कितना होगा? देखो, प्रतिरोध है, शक्ति के लिए कोस थीटा करने की जरूरत नहीं है, P बराबर V इंटू आई से काम चलेगा। लेकिन V इंटू आई के लिए यहाँ ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो हम प्रतिरोध में डायरेक्ट आई स्क्वायर इंटू आर से भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध में वास्तविक शक्ति के लिए हम शुद्ध प्रतिरोधी या डीसी सर्किट के नियम अप्लाई कर सकते हैं। आई स्क्वायर इंटू आर फॉर्मूला हम यहाँ अपनाएंगे, आई और आर दोनों हमें दिया गया। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि धारा का हमें फॉर्मूले में जो मान रखना होता है वो आरएमएस होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में जो हमें करंट की वैल्यू दे रखी है वो पीक वैल्यू यानी शिखर मान है। हमें इतना सा करना है कि इस 10 एम्पियर से पहले आरएमएस मान निकालना है, जिसके दो तरीके हैं। हम चाहें तो इसमें 1.414 का भाग दे दें, या हम चाहें तो इसको 0.707 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा 7.07। अब इस करंट का हमें स्क्वायर करना है, यानी 7.07 इंटू 7.07 इंटू 20 आई स्क्वायर इंटू आर। और हम चाहते तो ऐसा ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है हमें कि 10 और उसमें √2 का भाग फिर इसकी स्क्वायर, तो ये हो गया आई आरएमएस और उसका स्क्वायर, और इंटू आर की जगह 20 ओम प्रतिरोध लिख सकता है। तो इस तरह का ऑप्शन भी अगर आपको पेपर में देखने को मिले तो हम वो भी सही मान सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किसी परिपथ के एलिमेंट में से प्रवाहित करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर 30 डिग्री है, लेकिन इसके लिए एक एसेंशियल कंडीशन होती है, यानी ये फेज अंतर 30 डिग्री तभी मेंटेन रहेगा, या हम इसको तभी कहेंगे कि इनके बीच में फेज अंतर 30 डिग्री का है, जब निम्न में से ऐसा हो। देखो, करंट और वोल्टेज के बीच में अगर हमें 30 डिग्री का डिफरेंस मेंटेन रखना है तो इसका मतलब ये है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। तात्कालिक मान बराबर होना ज़रूरी नहीं है, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। यदि दोनों की फ्रीक्वेंसी एक समान है तो ये 30 डिग्री का डिफरेंस इनमें मेंटेन रहेगा। शिखर मान बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है, एक का तात्कालिक शिखर मान अधिक हो सकता है, दूसरे का कम हो सकता है, इससे फेज अंतर के बीच में कोई प्रभाव नहीं होता। तो ए ऑप्शन रहेगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, यानी 1 प्रति सेकंड में उनके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले चक्रों की संख्या यदि बराबर होगी तो 30 डिग्री का गैप उनमें मेंटेन रह सकता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 50 वोल्ट सप्लाई से संयोजित एक कैपेसिटर प्रथम समय में कितने वोल्ट प्राप्त कर लेता है? दोस्तों, फर्स्ट टाइम में कैपेसिटर जो चार्ज होता है वो उसका समय नियतांक कहलाता है, और प्रथम समय में एक कैपेसिटर अपने निर्धारित वोल्टता का 63.2% ग्रहण कर लेता है। अब निर्धारित वोल्टता इसकी कितनी है? 50, यानी इन 50 वोल्ट का वो क्या कर रहा है? 63.2% ग्रहण करेगा। निकाल दीजिए इसकी कैलकुलेशन, उत्तर आएगा ए 31.6 वोल्ट। यानी प्रथम समय में ये कैपेसिटर कितना आवेशित हो जाएगा? 31.6 वोल्ट। अब अगर सेकंड टाइम के लिए पूछा जाता तो फिर 86.6% होता, यानी 50 का 86.6 निकाल देते हम और लगभग वोल्ट आ जाती। लगभग 50 वोल्ट वो तब लेता है जब 5 टाइम्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी उसके जो समय के सापेक्ष जो होता है उसमें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, एक संधारित्र की ओम मापी से जांच करते समय यदि मापी का पाठ्यांक हो तो संधारित्र उत्तम अवस्था में है। यानी हम एक कैपेसिटर की टेस्टिंग कर रहे हैं ओम मीटर से, हम कैपेसिटर को कह देंगे कि ये बहुत अच्छा है तब कहेंगे जब ओम मीटर की रीडिंग किस तरह की हो। ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर स्टार्टिंग के समय हमेशा डिस्चार्ज ही होता है, इसलिए उसमें अधिक धारा प्रवाहित होती है। ओम मीटर या मेगर से भी ये टेस्ट हो सकता है, जिसका पैमाना अनंत से शून्य की ओर होता है, यानी इनमें दाईं ओर शून्य होता है, ये भी ध्यान रखें। जब स्टार्टिंग के समय कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो करंट अधिक फ्लो होता है, इसलिए पॉइंटर जीरो की तरफ मूव करता है, यानी सडनली वो जीरो ही दिखाता है। लेकिन
यहाँ जब वो 0 शो करने लग जाता है, उसके बाद में जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है तो कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ती जाती है। और जब कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज यानी ओम मीटर की बैटरी वाली वोल्टेज के बराबर होता जाता है तो धारा उसमें धीरे धीरे घटने लग जाती है और फाइनली करंट प्रवाहित होना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे कैपेसिटर आवेशित होता जाएगा तो वो पॉइंटर शून्य से अनंत की ओर धीरे धीरे मूवमेंट करना चाहिए। यानी यदि पॉइंटर 0 से अनंत की ओर धीरे धीरे गति करते हुए आता है तो कैपेसिटर गुड कंडीशन में कहलाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जब परिपथ शुद्ध प्रेरणिक या शुद्ध धारितीय हो तो करंट और वोल्टेज के बीच कला कोण कितना होता है। यानी जब प्योर इंडक्टिव हो या प्योर कैपेसिटिव हो तो फेज डिफरेंस कितना होता है। ध्यान रखना ऐसे परिपथों में फेज अंतर 90 डिग्री, पावर फैक्टर 0 होता है। इसीलिए इनकी वास्तविक शक्ति जो वाट में होती है वो भी हमेशा 0 होती है। ऐसे परिपथों में प्रतिघाती शक्ति आभासी शक्ति दोनों बराबर होते हैं। क्योंकि वी आई साइन फाई करेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए के वी ए और के वी ए आर दोनों बराबर होते हैं, जबकि किलोवाट 0 होता है। फेज अंतर 90 डिग्री है तो हम इसको पाई/2 से शो करेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। 180/2 यानी पाई/2 करेंगे। ऐसे परिपथों में पाई/2 का फेज डिफरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि v बराबर 141.4 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/4 और v बराबर 100 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/3 दोनों वोल्टेज के बीच फेज अंतर कितना है। साइन के सापेक्ष एक वोल्टेज पीछे जा रही है, एक वोल्टेज आगे जा रही है। मान लीजिए ये साइन हम यहाँ लेते हैं तो प्लस वाली जो है वो पाई/3, पाई/3 का मतलब है 180/3, 180/3 यानी 60, ये 60 डिग्री आगे जा रहे हैं। पाई/4 यानी 180/4 यानी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री लेग कर रहा है। अब हमसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है तो कितना हुआ, 60 और 45, 105 डिग्री का। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ती है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा। अगला क्वेश्चन अपना ज्ञात तरंग प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान इसके कोण के बराबर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। साइन वेव जो एसी होती है इसका आरएमएस मान जो है वो किस एंगल के बराबर है। करंट और वोल्टेज में जो हम एंगल लेते हैं, साइन वेव में आरएमएस का मान होता है 0.707 और कोस 45 का मान भी कितना होता है 0.707। यानी जब करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 45 डिग्री का हो तो वो आरएमएस मान के बराबर ही होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है निम्न में से किसकी इकाई भिन्न है। फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिफरेंट यूनिट। यानी इकाई जो है वो अलग होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि शक्ति घटक में सुधार हेतु प्रयुक्त संधारित्र यानी कैपेसिटर जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। याद रखना पावर फैक्टर सुधारने वाले कैपेसिटर की रेटिंग केवीआर में होती है। तो अब देखिए क्वेश्चन बन गया। पेपर में ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसा मैंने स्क्रीन पर लिखा ऐसा क्वेश्चन हो, पेपर में ये हो सकता है पावर फैक्टर सुधारने वाले कैपेसिटर की रेटिंग किस में होती है, तो केवीआर हम उसका आंसर करेंगे। एक क्वेश्चन सीखने को मिला। दूसरा, कला विभाजन में प्रयुक्त कैपेसिटर यानी कैपेसिटर जो फेज अंतर उत्पन्न करने के लिए स्टार्टिंग टॉर्क जैसे इंडक्शन मोटरों में सिंगल फेज में लगता है तो उस समय ध्यान रखना वो फेराड में होता है, चाहे वो माइक्रो फेराड हो या पिको फेराड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अब देखो हमें ये पता लग गया कि कैपेसिटर के काम भी दो हो गए, दोनों की यूनिट भी अलग अलग हो गई। सिंक्रोनस कंडेंसर, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जब पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में लेते हैं तो इसको सिंक्रोनस कंडेंसर ही कहते हैं और इस समय ये भी केवीआर में ही होती है। और जो रिएक्टिव पावर प्रतिघाती शक्ति होती है वो भी किलोवोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव में होती है। इसका मतलब ए, सी और डी इनकी इकाइयाँ तो सेम है, लेकिन बी फेराड, माइक्रो फेराड, पिको फेराड में है, तो ये यूनिट इसकी भिन्न हो गई। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर और फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसकी
साइन वेव के सापेक्ष समीकरण कैसे बनेगी। अच्छा क्वेश्चन है भाई। पहले हमने एक समीकरण दिया, उसमें से क्वेश्चन पूछे, अब वैल्यू दे करके फिर समीकरण पूछता है। दोस्तों याद रखना, साइन के सापेक्ष जो वैल्यू लिखते हैं वो हमेशा मैक्सिमम वाली लिखी जाती है। आरएमएस मान कितना है 10 एम्पियर, इसका पीक कैलकुलेट करो। आरएमएस मान से पीक मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है कि आरएमएस को 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 14.14 बनेगा। सबसे पहले इसी का मिलान कर लो, 14.14 के दो ऑप्शन है। अब आ जाओ कि हमें जो टाइम है उसके सापेक्ष एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का मान लिखना होता है। कोणीय फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है वो 2πf के बराबर है। तो अब इसके डेटा लिख दूँ। 2 पाई का मान 3.14, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिए 50, कैलकुलेशन करेंगे उत्तर आएगा 314, यानी 14.14 साइन 314 टी, ये इसकी समीकरण बनेगी। अच्छा क्वेश्चन है। आजकल पेपर में उल्टे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्या तरंग का शिखर से शिखर मान 200 वोल्ट है, इसका आरएमएस मान क्या होगा। पीक टू पीक वैल्यू दे रखी है, आरएमएस पूछा है। क्या करना होगा, पहले पीक निकालो, कितना होगा, पीक टू पीक का जस्ट हाफ यानी 100 वोल्ट। अब इसका शिखर मान है, इसका आरएमएस मान ज्ञात करना है। तो आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए इसको या तो 0.707 से मल्टीप्लाई कर दो, पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो फिर दूसरा ऑप्शन है अपने पास कि इसमें √2 का यानी 1.414 का भाग दे दो। तो ये ऑप्शन अपने को दिखाई दे रहा है, डी उत्तर हो जाएगा 100√2 वोल्ट। पहले ध्यान रखना, पीक टू पीक दिया था, उसका हाफ करो, वो हो गया पीक, उसमें √2 का भाग देंगे तब आरएमएस आएगा। तो डी ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने पर इंडक्टर और कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। दोस्तों इंडक्टर का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो L/R होता है और कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट R/C होता है। इसका मतलब इंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ने से टाइम घटेगा जबकि कैपेसिटर में बढ़ेगा। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो इंडक्टर का समय घटेगा और कैपेसिटर का समय बढ़ेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, एक अनुनाद परिपथ में करंट और वोल्टेज के बीच कला कोण कितना होता है। अनुनाद कहते हैं रेजोनेंस परिपथों को। सभी रेजोनेंट परिपथ यानी चाहे वो सीरीज रेजोनेंट हो या पैरेलल रेजोनेंट हो, पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है और फेज अंतर इनमें 0 डिग्री का होता है। क्वेश्चन का आंसर अपने ए करेंगे, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस इनमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना है कि दो कुंडलियों के बीच कपलिंग फैक्टर 0.4 है। एक कुंडली में 6.4 हेनरी और दूसरी कॉइल में 10 हेनरी उसकी वैल्यू है। इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्य प्रेरण कितना होगा। दोस्तों दो कुंडलियों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है कपलिंग कोफिशिएंट इन √L1 × L2। ठीक है। अब देखो L1 का मान है 6.4, L2 का मान है 10, कैलकुलेशन करेंगे ये आएगा 64 यानी 64, इसका अंडरूट निकालेंगे ये आएगा 8। इस अंडरूट को K यानी कपलिंग कोफिशिएंट जो 0.4 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 3.2 हेनरी। फॉर्मूला याद रखें, बाकी तो वैल्यू और कैलकुलेशन बहुत आसान है तो कर सकते थे हम, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद होना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडक्टर में ऊर्जा होती है जबकि कैपेसिटर में ऊर्जा होती है। दोनों में एनर्जी पूछी है अपन से। इंडक्टर में विद्युत चुंबकीय जबकि कैपेसिटर में विद्युत स्थैतिक ऊर्जा होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की ओर हम जाएंगे। इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए ½ Li², इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए ½CV² फॉर्मूला रहता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ज्या तरंग यानी साइन वेव, वर्गाकार वेव, त्रिभुजाकार वेव में रूप गुणक का मान क्रमशः कितना होता है। रूप गुणक का मतलब है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का मान कितना कितना होता है। साइन वेव में फॉर्म फैक्टर 1.11, वर्गाकार वेव में फॉर्म फैक्टर का मान इकाई, त्रिभुजाकार वेव में फॉर्म फैक्टर का मान 1.15 होता है। डी ऑप्शन की ओर हम जाएंगे। फॉर्म फैक्टर
आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात होता है, ये भी आप याद रखें। वर्गाकार अवयव में आरएमएस मान औसत मान बराबर होते हैं, इसीलिए इसका फॉर्म फैक्टर भी इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा आसान है कि हेनरी किसकी इकाई है। इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है, कैपेसिटेंस की फेरेड होती है, रिएक्टेंस की ओम होती है, इम्पीडेंस भी ओम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीक फैक्टर किसका अनुपात है। पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, तो उच्चतम मान और आरएमएस मान, यानी पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का अनुपात जो है यही अपना पीक फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वी मैक्सिमम जो है वो 14.14 साइन ओमेगा टी और आई मैक्सिमम 10 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/3 है, तो करंट और वोल्टेज के बीच कला कोण कितना है। देखिए साइन के सापेक्ष अगर अपन वोल्टेज में देखें तो हमें कुछ भी अंतर नहीं बताया, इसका मतलब वोल्टेज अपनी जगह से चल रहा है और बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। लेकिन करंट को जो लिखा है वो साइन ओमेगा टी पाई/3 लिखा है। देखिए पाई/3 का मतलब कितना हुआ 180/3 यानी 60 डिग्री, यानी करंट जो है वो इससे 60 डिग्री पीछे है, धारा 60 डिग्री लैग करती है, बाद में चलती है। यानी ऐसा परिपथ है जहाँ धारा वोल्टेज से 60 डिग्री पीछे है, करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय 60 डिग्री। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ई बराबर 141.4 साइन 60 पाई टी में प्रभावी मान की गणना कीजिए। देखिए साइन के सापेक्ष लिखी गई वैल्यू हमेशा आरएमएस मान होता है, सॉरी पीक मान होता है, और हमें इसमें प्रभावी वैल्यू यानी आरएमएस मान पूछा है। आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए दो ऑप्शन है, 0.707 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 141.4 वोल्ट को, उत्तर आ जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि दिए गए स्पीक वैल्यू में √2 यानी 1.414 का भाग दे दो, तब भी अपना उत्तर आ जाएगा। उत्तर आएगा 100 वोल्ट। कैलकुलेशन आप जरूर करें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 440 मिली हेनरी चौक 220 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, ये कितने समय में अपनी पूर्ण धारा को ग्रहण कर लेगी। देखिए हम सब जानते हैं कि एक कैपेसिटर हो या इंडक्टर, अपने अंतिम मान तक पहुंचने में उसे 5 टाइम्स लगते हैं। कितना लगता है 5 टाइम्स। इसका मतलब हमें चाहिए टाइम, और उस टाइम को हमें क्या करना है 5 गुना 5 से मल्टीप्लाई। अभी ऊपर हमने एक बार फॉर्मूला लिखा था इंडक्टर का फॉर्मूला, टाइम कांस्टेंट के लिए क्या रखा था हमने L/R। L इंडक्टेंस है 440 मिली हेनरी, कैपेसिटर का मान है 220 ओम। कैलकुलेशन करेंगे उत्तर आएगा 2 मिली सेकेंड। ध्यान रखना ये आया है फर्स्ट टाइम, 1 टाइम जो है वो किसके इक्वल हुआ 2 मिली सेकेंड के। हमें तो ये पूछा गया है कि बिल्डअप अप टू फुल वैल्यू, ये करंट फुल वैल्यू को कब तक बिल्डअप कर लेगी, तो 5 टाइम्स में कर लेती है। 2 मिली सेकेंड पहले टाइम में लग रहे हैं, तो इसका 5 गुना टाइम इसको फाइनल वैल्यू तक लगेगा। कितना हो गया 10 मिली सेकेंड। हम सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। तो दोस्तों ये थे AC फंडामेंटल MCQs। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों को भी चैनल शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।